अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशिया खान। हम आपकी किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात करवाते ही हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो कि फॉर्मर एमपी हैं, सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इनका राजनीति असल मायने में क्या होती है हम इन्हीं से जानते हैं। तो इस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शेख अब्दुल रहमान जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर, सही मायने में राजनीति क्या होती है ये बस हम इन्हीं से सीखा है सबने। तो ये राजनीति के एक ऐसे गुरु हैं कि राजनीति के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन, जम्मू कश्मीर की सोशल डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर के यूथ की डेवलपमेंट के लिए इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है। तो हम सर से ही सुनते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए क्या किया और सोशल वर्क के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी है। मैं स्टूडेंट्स लाइफ में ही पॉलिटिक्स से वाबस्ता था। तो मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो मैं दरवा एसए हाई स्कूल, श्री अमर हाई स्कूल, वहाँ राजा हरि सिंह जी ने अपने बाप के नाम पर वहाँ हाई स्कूल दिया था क्योंकि वो जागीर होती थी राजा अमर सिंह की। तो वहाँ मैं पढ़ता था, लेकिन बाहर की दुनिया के साथ फैक्ट्रियों के साथ वाबस्तगी थी और मैं वहाँ जनरल सेक्रेटरी था स्टूडेंट्स की बॉडी थी। उसके बाद 37 हुआ और वो सारा सिलसिला चलता गया। उसमें हमारे घर के काफ़ी लोग ह्यूमन राइट में मारे गए, 13 लोग, जिसमें माता पिता और भाई बहन। उसके बाद नया दौर शुरू हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई तो ये एक वन पार्टी रूल जैसा हमको लगा कि डेमोक्रेसी के लिए तो डेमोक्रेसी अपोजिशन पे बिना चलती नहीं। यानी मुस्तफा कमाल तुर्की के जब चुनेंगे, जब उन्होंने चुनाव करवाया वहाँ तो सारे उसी पार्टी के लोग जीत के आ गए। उसने पहली तकरीर जो की उसी में उसने कहा कि मुबारक है, आप सब लोग चुनकर जीत कर आ गए हैं, 100% लोग जीत कर आ गए हैं, लेकिन हमारी गलतियाँ कौन निकालेगा? आप में से कुछ लोग अपोजिशन बेंचेस पर बैठिए ताकि हमारी गलतियों को आप ये करें। आज तो अपोजिशन समझती, इनको समझा जाता है कि ये तो फजूल के आदमी है, या अपोजिशन के लोग जो हैं वो कहते हैं हर अच्छे काम की भी गवर्नमेंट की मुखालफत ही करनी है। ये कोई कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन भी नहीं है, तो ना रूलिंग पार्टी का अंदर वो मैंने रखा हूँ। इस सिलसिले में हम पहले प्रजा परिषद में यहाँ काम करते रहे पंडित डोगरा जी के साथ। पहले मैं 50 में शामिल हो गया था प्रजा परिषद में। इशू था कि इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हो कि ना हो, तो काफ़ी ये ज़ेर बहस मामला था, सिक्योरिटी काउंसिल में भी चल रहा था। तो मैंने उस वक्त कहा कि हम पाकिस्तान की जैसे एक थ्योरेटिक स्टेट के साथ नहीं रह सकते, इसलिए इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सिविलाइज सोसाइटी है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसलिए स्टेट के लोगों का भला इंडिया के साथ है। इसके बारे में यहाँ प्रजा परिषद रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो मैं उस रजिस्ट्रेशन में शामिल हुआ। मैं गिरफ्तार भी हुआ। आई वॉज द फर्स्ट मुस्लिम जिसके बारे में पूरे बैनर लगे थे पूरे नेशनल प्रेस के अंदर कि एक मुसलमान लीडर जो है वो गिरफ्तार हुआ है लीडर। वहाँ से आगाज़ हुआ। फिर वो प्रजा परिषद जो है वो जनसंघ में मर्ज हो गई। तो फिर जनसंघ का प्रेसिडेंट भी रहा, MLA जम्मू से रहा, 72 में बना, 73 में उसका प्रेसिडेंट बना जनसंघ का। और उन दिनों मेरे अटल जी के साथ बड़े अच्छे मुलाकात थे। उन दिनों के लोग दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर मुखर्जी से मेरी 1-2 ही मुलाकातें हुई, उनसे कोई ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन इनके साथ तो बहुत घुल मिल कर काम किया। यहाँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी से हुए, नेशनल लेवल पर अटल जी और सुंदर सिंह भंडारी और दीनदयाल उपाध्याय वगैरह के साथ मिलाता रहा। उसके बाद शेख साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपके समय की पॉलिटिक्स थी और इस समय की पॉलिटिक्स है, आप क्या डिफरेंस समझते हैं? उस वक्त के पॉलिटिक्स में ये था कि देश के लिए, जनता के लिए कुर्बानी देना, इसको पॉलिटिक्स समझा जाता था। आज ये है कि जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाना है और जनता को लूटना कैसे है। तो ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने 2002 में ही मैंने अपने आप को समझा कि मैं मिसफिट हूँ, अब इस पॉलिटिक्स में नहीं चल सकता, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स जो है एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ली। तो मैं समझता हूँ कि
जिन दिनों में मेंबर पार्लियामेंट था, या 2 बार मैं यहाँ असेंबली का मेंबर भी रहा, जम्मू सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया। जो मैंने उस वक्त जम्मू सिटी के लिए प्रपोजल रखे थे, अभी तक वह अधूरे पड़े हैं। अगर वो उन पर इम्प्लीमेंट किया होता तो आज जम्मू की प्रॉब्लम, आधे से ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम जो है ये सारी सॉल्व हो गई होगी। जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी, इसके बारे में जो मैंने थ्योरी पेश की थी कि रीजनल अटानमी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट अटानमी होनी चाहिए, ये सारा जो शेख अब्दुल्ला के वक्त में सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन करवाया, तो ये सिर्फ लद्दाख के लिए था। लद्दाख के 2 जिले करगिल और लेह, मैंने डिस्ट्रिक्ट नोडा को करवाया था। पर काफ़ी शेख साहब के साथ झगड़ा हो गया, तो वो दोबारा 75 में दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। खैर वो मान गए, उनमें तो थोड़ी सी इखलाकी कदरें थी। उससे पहले पूरी दिनों वो जब पावर में आ गए तो 75 में इमरजेंसी भी लग गई। 75 की इमरजेंसी के अंदर मेरे तमाम इंडिया में वारंट गिरफ्तारी थे, क्योंकि मुझे चौधरी चरण सिंह ने ऑफिशिएटिंग नेशनल चेयरमैन मेरा बना दिया था, मतलब वो कार्यकारी अध्यक्ष ऑल इंडिया। तो मैं उधर बहुत हद तक इमरजेंसी के खिलाफ फाइट करता था, लेकिन यहाँ मेरे वारंट नहीं थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट के 1000 दबाव के बावजूद भी शेख अब्दुल्ला तैयार नहीं हुए मुझे गिरफ्तार करने के लिए। उन्होंने इनको कहा, और उन्होंने मेरे यहाँ अपनी तकरीरों में शेख अब्दुल्ला को पर्सनली क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने वो अंडरलाइन करके इनको बताया कि आपके खिलाफ ये बोलता है। उन्होंने कहा जब मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो ये म्यूजिक अपोजिशन का मुझे सुनना ही पड़ेगा, फिर अपोजिशन का रोल क्या रह जाता है, इसलिए मैं गिरफ्तारी नहीं। तो इस तरह के मतलब पुराने लोगों में कुछ इखलाकी कदरें थीं, कुछ सियासी उनका एम था, उस एम को हासिल करने के लिए वो अपने आप को भी दाव पर लगा देते थे। लेकिन आज के ज़माने में वो सूरत नहीं है। जो मेंबर पार्लियामेंट था तो मैं दौलत कमाना चाहता तो बहुत दौलत मिलती थी, अपोजिशन में रह कर। मतलब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आप इसमें आप रखना चाहेंगे, आप रिकॉर्ड करना चाहें तो जैसे 2 पार्टियों के दरमियान होड़ लगी होती थी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने की। 2 बड़ी पार्टियाँ होती थी, बड़े करोड़पति अरबपति लोग होते थे, किसी एक के हक में फैसला होता था। तो दूसरा आदमी आता था, वो कहता था जी आप अपोजिशन के लीडर हैं और आप ये, मैं राज्यसभा में अपोजिशन का लीडर था, चौधरी चरण सिंह जी 43 मेंबर्स के साथ 80 में चुने गए थे लोकसभा के लीडर, और मैं था राज्यसभा में 14 नंबर हम होना थे। तो आप ये सवाल पूछिए, तो सवाल भी उधर से लिख कर लाते थे, और ऑफर होती थी कैसे 10 लाख रुपया दीजिए, 15 लाख रुपये। सवाल पूछिए, क्योंकि दूसरी पार्टी को नुकसान पहुँचा। और जो करप्ट लोग होते थे वो उससे ले लेते थे 20 लाख रुपया। और मैंने हर एक को कहा कि यहाँ ये दुकानदारी नहीं चलती, मैं ईमानदारी से करना चाहता हूँ। अगर आपके ठोस है, इसमें मटेरियल है तो मैं फाइट करूँगा, और अगर इसमें कोई मटेरियल नहीं है तो मैं इसको नहीं उठाऊँगा, मेरिट पर मैं बात करूँगा। तो ऐसी हालत में फिर दूसरी पार्टी को पता चलता था, उनके पास गवर्नमेंट के अंदर उनके आते होते थे, वो उनको कहते थे कि आपके बारे में ये सवाल पूछा गया है, आपको डैमेज हो सकता है। वो दूसरे दिन वो आ जाते थे, वो कहते अच्छा जी अब हम 30 लाख रुपया देते हैं तो आप विड्रा करिए, आप विड्रा कीजिए क्वेश्चन, और कुछ मेहनत नहीं करनी है, क्वेश्चन भेजना है और विड्रा करना है, तो 50 लाख रुपया कमाना। अगर ऐसे ऐसे धंधे करने होते तो मैं करोड़पति होता आज। लेकिन मैं आज भी कस्टोडियन के इस मकान में हूँ, ये कस्टोडियन का मकान है, मैं किराए पर हूँ। मैंने अपना मकान नहीं बनाया, बना नहीं पाया, क्योंकि जो तनख्वाह होती थी पार्लियामेंट की या असेंबली की, उससे तो घर बार ही चलता था, बच्चे पढ़ाए वगैरह और घर के खर्चे वगैरह चलते थे। तो आज ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं, और आज इन चीज़ों सियासत में पैसे का जितना बहाव है, ब्लैक मनी जितना इस्तेमाल होता है, कम्युनलिज्म जितना होता, बरादरीवाद जितना इस्तेमाल होता है, और जिस तरह के किस्म के जो हरकंगे इस्तेमाल होते हैं, तो वो हमारे बस के बात नहीं। शेख साहब, मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी, जो ये SRO 202 है, ये डोमिसाइल लॉ है, इसके रिगार्डिंग आपके क्या व्यूज रहेंगे? आप क्या स्टैंड लेते हैं डोमिसाइल लॉ और SRO 202 में जो अभी अमेंडमेंट हुई है? मैं तो बुनियादी तौर पर 370 के हक में, मैं समझता हूँ कि एक्सेशन हमने इंडिया के साथ किया है, लेकिन इंडिया इज ए फेडरल स्टेट। इसके अंदर इसके कॉन्स्टिट्यूशन के दफ़ा 2 के अंदर आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है इट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स।
ये नहीं कहा गया है कि ये स्टेट है या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये कहा गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स को मिलाकर किया है। तो स्टेट्स के वजूद को तस्लीम किया तो उनके इख्तियारात को भी तस्लीम करना पड़ता है। तो उन यहाँ तो सेंट्रल लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये फेडरल सिस्टम है, यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सेंट्रलाइज है, सारे इख्तियारात दिल्ली के पास हैं। और जो रहे से थे वो मोदी जी ने भी ले लिए, उन्होंने जीएसटी भी लागू कर दिया, इन्होंने ये भी कर दिया, 370 खत्म कर दिया। और मैं समझता हूँ रियासतों को ज़्यादा इख्तियारात होने चाहिए। आज बिहार कहता है कि उनको ज़्यादा इख्तियार चाहिए, बंगाल कहता है कि स्टेट को ज़्यादा इख्तियार चाहिए, पंजाब कहता है स्टेट्स को ज़्यादा इख्तियार चाहिए, तमिलनाडु कहता है स्टेट्स को ज़्यादा इख्तियार चाहिए, महाराष्ट्र कहता है स्टेट्स को ज़्यादा इख्तियार चाहिए, क्योंकि फेडरल सिस्टम के अंदर ये सिस्टम ही गलत हो गया है। ये सेंट्रल रूल है और जो मजीद से चले रियासतों को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए मैं 370 को बरकरार रखने के हक में था और मैं समझता था कि 370 में यहाँ के लोगों की न सिर्फ महाराजा के वक्त में जो 1926 में महाराजा हरि सिंह ने कानून बनाया था स्टेट सब्जेक्ट, उसको मैं बरकरार रखना चाहता था, बल्कि जिस तरीके से इन्होंने ये किया ये तरीकाकार भी गलत है। और मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, इन्होंने हिंदुस्तान को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि एक्सेशन के 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट है महाराजा हरि सिंह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक डॉक्यूमेंट है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, एक डॉक्यूमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, 370 को अमेंड कर दिया, तो वो उसको कमज़ोर कर दिया। रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से नल एंड वाइड कर दिया और रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर किया। अब महाराजा हरि सिंह का जो एक्सेशन है, महाराजा हरि सिंह ने अपने दस्तखत ही लिखा हुआ है उस पर, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पर, दूसरी किसी स्टेट ने लिखा है। उन्होंने कहा मैं सिर्फ 3 चीज़ों का एक्सेशन करता हूँ, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, बाकी मामलों में स्टेट को मुख्तियार है। ये एक और नोट लिखा है महाराजा हरि सिंह ने और उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कानून बना रही है, अगर इसके उन्होंने उल्ट कोई कानून बना दिया तो मैं उसका बाइंडिंग नहीं हूँ, रियासत उसकी बाइंडिंग नहीं हूँ। तो अब इन्होंने 370 के हटाने के साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी खराब कर दिया, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को भी रद्द कर दिया और अब सिर्फ महाराजा हरि सिंह का एक्सेशन रहा। महाराजा हरि सिंह जी को एक क्लास स्टेट थी जम्मू कश्मीर, ABC क्लास स्टेटें थी 47 में जब एक्सेशन हुआ है, तो C क्लास को तो इख्तियार नहीं था, लेकिन A और B क्लास को इख्तियार दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना अपना बनाओ। बाकी स्टेटों ने रेजोल्यूशन कर दिया कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही मंजूर है, सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा बने हुए थे, लोगों की हिमायत उसको हासिल थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया हुआ था। अगर इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया तो सिर्फ महाराजा हरि सिंह का इलाका रहा। उसमें 3 चीज़ों का एक्सेशन हुआ है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। और उसके अलावा उन्होंने ये भी किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके उल्ट कुछ लिखा जाएगा तो मैं उसका पाबंद नहीं होगा। तो महाराजा हरि सिंह को या बाकी स्टेट्स के हुक्मरानों को ये इख्तियार था कि 14 अगस्त को उन्होंने, 14 अगस्त तक फाइनल डेट थी, 14 अगस्त 1947 को उन्होंने इंडियन यूनियन या पाकिस्तान यूनियन के साथ एक्सेशन करना था। 14 अगस्त को महाराजा हरि सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी इंडियन गवर्नमेंट को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि मैं दोनों के साथ बराबर के ताल्लुकात रखना चाहता हूँ। उसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत जम्मू कश्मीर 14 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। इस पर न हिंदुस्तान का राज था न पाकिस्तान का राज था। ये महाराजा ने जो एग्रीमेंट किया है ये 2 सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट को तुम पार्लियामेंट के जरिए नल एंड वाइड नहीं कर सकते। ऐसी हालत में इन्होंने न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के इलाक़ को कमज़ोर किया है, बल्कि इन्होंने अब सिर्फ 3 चीज़ों का इलाक़ है। सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट नहीं दे रही है, जब जजमेंट आएगी आज के सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं, लोगों का भरोसा टूट गया है। लेकिन इससे इंडिया को नुकसान हुआ है, 370 करोड़ में से तो इंडिया को नुकसान हुआ है। अब सिर्फ महाराजा हरि सिंह का एक डॉक्यूमेंट रहता है और उसमें उन्होंने शायद 3 चीज़ों का होगा, बाकी चीज़ों में इंडिपेंडेंट। तो ये है असल चीज़ जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 370 धारा के तहत एक गारंटी दी गई थी कि रियासत की अपनी अंदरूनी जारी रहेगी। शेख साहब चलिए ये 370 तो चलो हटा दी गई है, जो रूलिंग पार्टी के
25 एमएलए और 2 एमपी आए थे कि विकास होगा, तो आप बताएं कि ये विकास हुआ? विकास नहीं हुआ बल्कि विनाश हुआ। जो जो थोड़ी सी रफ्तार थी, करप्शन थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो तीसरे चौथे नंबर पर आती थी इंडिया में डेवलपमेंट के लिहाज से, बेरोजगारी के लिहाज से। यहाँ कोई स्टारवेशन डेथ्स नहीं हुई हैं, यहाँ कोई किसी ने बच्चा नहीं बेचा है जैसे बिहार में होता है, जैसे मध्य प्रदेश में होता है, जैसे बाकी स्टेट्स में होता है। यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका अपना मकान नहीं है, झोंपड़ा ही होगा लेकिन अपनी ज़मीन में है, अपनी झोंपड़े में रहता है। यहाँ इस तरीके से मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर ने बाकी रियासतों से काफ़ी हद तक यूपी वगैरह से ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन करप्शन थी उस दौर में भी काफ़ी हद तक, और उससे कोई हेम्पर होता था। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने तो इस सारे सिलसिले को ही ख़त्म कर दिया। अब तो स्टैंड स्टिल है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है। एम्प्लॉयमेंट के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, और अब एम्प्लॉयमेंट में डोमिसाइल की बात ला रहे हैं। डोमिसाइल में बाहर के लोग भी यहाँ के बन सकते हैं और वो ज़मीनें भी खरीद सकते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू प्रोविंस को होगा। जम्मू में 3 डिस्ट्रिक्ट को होगा, कठुआ, सांबा और जम्मू को होगा, क्योंकि कोई भी श्रीनगर नहीं बसना चाहेगा, कोई लेह डोडा जो बसने के लिए कोई नहीं जाएगा। ज़्यादा लोग जो हैं इन इलाकों में बसेंगे, यहाँ कारोबार करेंगे, यहाँ के कारोबार पर हाथ मारेंगे, यहाँ ज़मीनें खरीदेंगे, यहाँ की नौकरियाँ ले जाएंगे। तो इससे तो बहुत नुकसान हो गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बाद में पता चलेगा, और पहले जज्बात में लोगों को बहकाया जाता था कि 370 हटेगा तो आपकी सब समस्याएं हल होंगी, लेकिन अब तो समस्या और उलझ गई हैं और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अब सूरत हाल जो है, करप्शन बेतहाशा है, और डेवलपमेंट का काम बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया है, और एम्प्लॉयमेंट है नहीं, और लोगों की प्रॉब्लम को कोई अटेंड करने वाला नहीं है। और इस हालत में सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर को जो है मौजूदा जो है मोदी साहब की गवर्नमेंट ने। सर, ये जो सबका साथ है सबका विकास है, ये थ्योरी तो उनकी फेल हो गई। तो जो SRO 202 उन्होंने ही रूलिंग पार्टी ने ही 2015 में लाया था। अब अगर यूथ ने फाइट की है, सबने फाइट करके हटाया, पर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का कहना है कि ये सिर्फ उनकी वजह से हुआ, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ उनकी वजह से हुई है। नहीं, इसके लिए तो अनएम्प्लॉयड लोगों ने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की है, और जो लगे हुए जैसे आरजी लोग तो उन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की है, और बाकी सब पार्टियों का इसमें हिस्सा है, और आप जैसे जर्नलिस्टों का भी हिस्सा है। और ये कह देना कि उनकी वजह से हुआ है, ये तो महज खाम ख्याली है, और मैं तो उनको ज़्यादा सीरियसली लेता भी नहीं जो आज प्रेसिडेंट है यहाँ बीजेपी के। जी सर, स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के वो एक अच्छे प्रचारक हो सकते हैं आरएसएस के, लेकिन राजनीति के बारे में मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं है। सर, वो कहते हैं मैं बैठा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बैठे हैं, उनके बैठे बैठे से ये तमाशा हो रहा है। उनके बैठने का फ़ायदा क्या है? अगर वो 2 साल से प्रेसिडेंट हैं, कोई सुधार तो हो जाना चाहिए ऐसा 2 साल। वो कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ, आपने नहीं करी। सिचुएशन बैड टू वर्स्ट हो रही है, और वो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, लेकिन चिंता करना उनका ठेका नहीं है। ये हर जम्मू कश्मीर का शहरी जो है उसका हक है कि वो अपने बारे में सोचे, वो अपने भविष्य, अपने आने वाली संतान के बारे में सोचे, अपने भविष्य के बारे में फैसला करें। सर, ये आपने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, मैं जानना चाहूँगी शेख साहब, इस पे आपका मिशन विजन क्या रहेगा जम्मू कश्मीर यूटी को लेके और हमारे यूथ को लेके? मैं समझता हूँ कि मैंने पर्सनली ज्वाइन नहीं की है। दरअसल यहाँ हम समाजवादी पार्टी में काम करते थे, समाजवादी यूनिट के तौर पर। तो समाजवादी पार्टी के लीडर के साथ मेरे डिफरेंसेस हुए। मुलायम सिंह यादव जी को एक वक्त में, जब मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था लोकदल का, तो मैंने इनको यूपी का इंचार्ज बनाया था, यूपी के एजुकेशन का इंचार्ज बनाया था। हालांकि ये तैयार नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से तैयार किया था, लेकिन उनके साथ ही मेरे डिफरेंस हो गए। पहला तो बम्बई की एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हुआ, वो 5 स्टार होटल में मीटिंग थी। मैंने कहा सोशलिज्म, समाजवाद हम लोगों को सामने लेकर दे रहे हैं, तो ये 5 स्टार होटल समाजवाद कैसे समझाएगा लोगों को? जरूरी नहीं है कि समाज ये 5 स्टार होटल में करना, और कोई हाल को और कोई रेजिडेंस के लिए हमारे लिए कर दीजिए। इसी तरीके से आगे चल करके उनका डिफरेंस बढ़ते गए, और आखिरकार उन्होंने जिस तरीके से ट्रीट किया इस
यहाँ के यूनिट को, तो मैंने फैसला किया कि मुझे सियासत से रिटायर हो। मैंने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई यहाँ समाजवादी पार्टी की, कश्मीर के लोग भी थे, डोडा के, पुंछ के, सोली के, कठुआ के, उनपुर के सब लोग थे। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप तो हमको मझदार में छोड़कर रिटायर हो रहे हैं, तो हम किधर जाएं? तो मैंने कहा आप फैसला कर लो। फैसला हुआ ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ मिलता जुलता प्रोग्राम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रब्ता किया जाए। इस बारे में मैंने यहीं से टेलीफोन किया फारूक साहब को, लंदन में थे, उनका ऑपरेशन हुआ था। उनको मैंने कहा भाई ये कारकुनों की राय ये है, मैं तो रिटायर होना चाहता हूँ, मैं मौजूदा सिस्टम में चलना नहीं चाहता सियासत में, लेकिन ये साथी जो हैं तो इनके लिए इनकी राय ये बनती है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगे। तो वो बड़े खुश हो गए, कहने लगे मेरा तो 2 किलो खून बढ़ गया, लेकिन मैं तो नहीं आ रहा हूँ जम्मू। अलबत्ता मैं उमर साहब को कहता हूँ कि वो जम्मू आएँ और आपके ग्रुप को जो है वो मर्ज कर दें अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने शायद उमर साहब को किया। फिर उमर साहब का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि जी 4 दिन के बाद असेंबली सेशन शुरू हो रहा है, तो मैंने उसमें आना ही है, तो इसको मुलतवी करते हैं, वो उसके बाद रखते हैं प्रोग्राम। फिर उसमें रख लीजिए। फिर देवेंद्र राणा जी से बात हुई, इन्होंने कहा जी वेलकम करते हैं हम आप लोगों को। तो इस तरीके से वो यूनिट मर्ज हुआ इसमें। तो मैंने उनको कहा ना मुझे टिकट चाहिए, ना मुझे ओहदा चाहिए। अगर आप समझते हैं कि मैं कोई आपको राय दे सकता हूँ, कोई मशवरा दे सकता हूँ, एक एल्डरली पॉलिटिशियन के लिहाज से मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मैं इतना करूँगा, मुझे और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कुछ हिस्सा लेना नहीं। तो इसी अंदाज से हमारा ग्रुप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरीके से डिफरेंसेस होते गए, अब फारूक साहब को मार्च के महीने में मिला था, अब वो अरेस्ट ही थे अभी। तो मैंने उनको कहा था कि 370 के बारे में आप एक लफ्ज़ नहीं बोलते। जम्मू की मीटिंग में मैं मामला उठाना चाहा तो वहाँ मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। इस तरीके से कि आपका स्टैंड क्या है? मैं तो 370 के हक में हूँ कि उसको बरकरार रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर आते हैं तो फिर फैसला करेंगे। खैर अब उन्होंने अपना प्रोग्राम वाज़ा किया है कि वो 370 के हक में हैं और इसके लिए स्ट्रगल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी लालच में शामिल नहीं हुआ, बल्कि अपनी तकरीर में जब हम शामिल हुए तो उमर साहब ने यही तकरीर की थी जो मैंने करनी थी, फिर मैंने उसको कट शार्ट कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि शेख साहब ऐसे मौके में शामिल हो रहे हैं, या तो होता है कि कहीं चुनाव आ रहे हैं, कोई टिकटों की बात होती है, तो आज चुनाव तो है नहीं, हम अपोजिशन में रह गए हैं और ये 6 साल के लिए चुनाव है, 5 साल अभी बाकी हैं। तो ऐसी सूरत में तो टिकटों की कोई बात है नहीं। और रहा सवाल कि हमारे पास गवर्नमेंट भी नहीं, हम अपोजिशन में हैं, गवर्नमेंट में लोग जाना चाहते हैं ताकि हिस्सेदार बन जाएं। तो आज इन्होंने ये फैसला किया, तो ये असूली फैसला है और हम उसको वेलकम करते हैं। तो इस तरीके से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम कर रहे हैं, इसमें शक नहीं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम से हमारी कुछ न कुछ वाबस्तगी है, ख़ासतौर 370 के बारे में और जम्मू कश्मीर के ये स्टेट सब्जेक्ट के बारे में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला स्टैंड था उसके साथ वाबस्ता हैं। लेकिन उसके लिए कोई स्ट्रगल करने के लिए अभी इस पार्टी ने भी कोई कदम, प्रैक्टिकल कदम नहीं उठाया। और मैं समझता हूँ कि आगे चलकर शायद इनको अवामी प्रेशर मजबूर करेगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू का जो जिन ज़िलों में ज़्यादा 370 के खिलाफ बात होती थी, स्टेट सब्जेक्ट की बात होती थी, अब वो लोग भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादती हुई है, यहाँ के लोगों का नुकसान हुआ है और अब उनको भी शायद अकल आ जाए और ये मूवमेंट आगे बढ़ जाए। जो गवर्नमेंट है तो वो जिस तरीके से चल रही है तो उसने तो डेमोक्रेसी को ही खतरे में डाल दिया है। आज इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी बात मानता है और जिस तरह वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर हमने जो EVM हैं मशीनें, इन पर सवाल उठाया, एक RTI के क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्शन कमीशन से कि आपने कितनी मशीनें ये ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा जी कि हमने 1 लाख मशीन का ऑर्डर दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि मिली है हमको 50,000, बाकी 50,000 कहाँ हैं उसी का पता नहीं लग रहा। तो पूरा इलेक्शन ही जो है मशकूक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट जो
इस पर चेक था एक किस्म का। तो वहाँ पर जजों को एमपी बनाया जा रहा है, जजों को ब्रोबीट किया जा रहा है, उनके बाद कोई सेक्शुअल केस वेस बना करके गोगोई को डरा दिया गया था पहले, फिर अब मेंबर पार्लियामेंट बना दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नाकारा हो गया है। मीडिया जो है पूरी तरह जो इसका वाचडाग करता है, मीडिया पूरी तरह से गवर्नमेंट की लाइन में लगा दिया गया है, क्योंकि इसमें सरमायादारों का कब्जा हो गया है और वो सरमायादार सारे अपने मुनाफे के लिए गवर्नमेंट के साथ रहते हैं। ऐसी हालत में इस वक्त डेमोक्रेसी ही खतरे में है, नंबर एक। और नंबर दो, जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, मैं बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट में भी लड़ता रहा हूँ इस बारे में कि पहले तो स्टेट के लिए, किसी मुल्क के लिए प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग बोर्ड जो बनता है उसमें 90% जो होते हैं वो तो आर्म चेयर पॉलिटिशियंस होते हैं और कुछ इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो भी एयर कंडीशन में रहकर प्लान बनता है, उसको फील्ड का पता ही नहीं है कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है और उसको कोई पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर का जोग्राफियाई हालत क्या है, डोडा किधर है, पुंछ किधर है, कश्मीर किधर है, लद्दाख किधर है। और वो बैठ कर के एयर कंडीशन कमरों में वो डिफेक्टिव प्लानिंग होती रही और उसके बाद जो करप्शन फैली, उस करप्शन ने उस प्लानिंग में जो 50% या 40% सही था वो करप्शन की नज़र हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा 10% 15% जो ठीक काम हो रहे हैं, बाकी सारा जो है सत्यानाश हो रहा है। प्लानिंग में बुनियादी बात, प्लानिंग के अंदर एयर कंडीशन में बैठे लोग प्लानिंग करते हैं, फील्ड का जिनको कोई तजर्बा नहीं, और जो प्लानिंग थोड़ी बहुत दुरुस्त होती है तो उसमें करप्शन जो है उसका सत्यानाश कर देती है। इस लिहाज से मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और इसको अगर नहीं चेक किया गया और यहाँ सही मानों में नई जनरेशन के लिए अगर उन्होंने इसको सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो ये इसका फ्यूचर बहुत डार्क है। जी शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ शेख अब्दुल रहमान। तो इनका यही कहना था कि जो पहले की पॉलिटिक्स थी वो करप्ट नहीं थी, आज ज़्यादा करप्शन है। तो ये ऐसा क्यों है, हमें इस पे सोच विचार करना चाहिए कि इस समय इतना करप्शन क्यों है, हमारा यूथ सड़कों पर क्यों है। आप देख लीजिए, आए दिन रोज जम्मू में प्रोटेस्ट होते हैं, सब सड़कों पर निकलते हैं। ऐसा क्या है कि इस समय की जो पार्टी है हमारी, उसमें ऐसा क्या है कि सब उसके खिलाफ हैं, जबकि सबने उस पार्टी को चुना था अपने वोट्स देकर। तो उनसे क्या कमी रह गई कि सबको सड़कों पर निकलना पड़ा। इस कोविड पैंडेमिक के दौरान बच्चे देखिए वो सड़कों पर हैं, हमारे डेली विजिट्स वो सड़कों पर हैं। डिफरेंस बताया गया पहले वाली पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में। तो अब हमारी जनता समझदार है, रोज हम उनको पॉलिटिकल लीडर से मिलवाते हैं और हम उनको व्यूज सुनवाते हैं। अब उनको खुद ही फैसला करना है कि उनको किस राह पर जाना है, आने वाले इलेक्शंस में वो किसे वोट देकर और किसे चुनना चाहेंगे। अब हमारी जनता समझदार है, उसने ये सब देखा और सुना, अब वो खुद ही फैसला करेगी वो किसे वोट देगी। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट